नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट के क्वेश्चंस को कराने जा रहे हैं, जिसकी आने की संभावनाएं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एग्जाम से जाने से पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाएं और पुरानी जो हमारे सीटेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी या जो भी हमने पेपर सॉल्व कराए हैं उनको भी आप देख सकते हैं और देख के ही जाइएगा। तो चलिए समय को नहीं बर्बाद करते हैं और शुरू करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीटेट 2021। ठीक है मेरे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा? इसमें कौन सा पासे में वलन होगा? तो मेरे दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे सॉल्व करना ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें तो वैसे लिख दिया गया है कि विपरीत फलकों का जो सम होता है किसी भी पासा जानते हैं डाइस, तो डाइस का जो भी हमारा विपरीत फलक होता है उनका सम हमारा क्या होता है? 7 होता है। और इस तरह का जब भी होगा तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि हम पहला, तीसरा, ठीक, दूसरा, चौथा, इसको पहला और ये एक छोड़कर जो होगा, इनका अगर सम हमारा 7 होगा तो ही, क्योंकि इसका विपरीत ये माना जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ऐसा दिमाग रखेगा। और इधर का ये दोनों हमारे क्या होते हैं? अगर इनका सम 7 आता है तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ध्यान दीजिएगा, हम फिर से क्या बता रहे हैं, ब्लैक कलर रेड कलर का, यानी इसका एक छोड़ देंगे, इसका अगर सम 7 आएगा तो हमारा सही होगा। यानी 2 में 1 जोड़े कितना आया? 3 आया, होना चाहिए 7, यानी ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। यहां पर हमारा सी वाला लेते हैं ऑप्शन, तो ये और ये 4 3 7 बिल्कुल मैच कर गया। ये और दे 6 7 ये भी मैच कर गया। 5 2 7 यानी ये वाला ऑप्शन हो सकता है भी। अब आगे देखते हैं, इनको मैच करते हैं। 2 1 3 ये 3 हो गया, ये हो ही नहीं सकता। 4 3 7 है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा। 2 1 3 है, यानी ये केवल एक ऐसा ही कंडीशन हमारा क्या है? सही है। तो हमने क्या बताया कि एक छोड़कर से इसका एक छोड़ा, ये इन दोनों का सम अगर 7 होगा तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। इन दोनों का एक छोड़ा 6 1 7 और विपरीत का 5 2 7, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? चलिए बताते हैं कौन सा। इसको रख कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आइए पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई l है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए? चलिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे पास क्या है? एक आयत है, ये आयत है। अब कह रहा एक आयत की लंबाई l है, यानी इसकी लंबाई क्या है? l है, ठीक। उसके बाद इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, यानी लंबाई की आधी क्या है? ये चौड़ाई आधी है, l/2 है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? इस आयत का परिमाप क्या होगा, मतलब इसी आयत का परिमाप क्या होगा यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यानी लंबाई को अगर 2 गुना कर दिया जाए, यानी 2x कर दिया जाए, ठीक, या 2l कर दिया जाए। लंबाई क्या कर दिया जाए? लंबाई अब बढ़ाकर हम 2l कर देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और चौड़ाई समान रखा जाए, यानी चौड़ाई हमारा l/2 ही रहे। तो आप जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2l+b होता है, l+b होता है। तो 2l हमारा क्या है? 2l है, और b हमारा क्या है? l/2 है। तो यहां से हमारा ये आ जाएगा 2 और यहां पर हमारा आ जाएगा 4l + l/2। तो यहां से हमारा 2 × 2 से ये 2 कट गया, 4 और l और 1 l और है, हमारा आ गया 5l।
क्या आ जाएगा 5L। तो 5L इसमें कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, डी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगने वाला है कि लग गया? बताइए, लग गया ना? पढ़ते रहिए तब तक और करते रहिए, अब कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर लिखते रहिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हिंदू आरबिक संख्याकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? अब 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं ये चीज हमको बताना है दोस्तों। तो देखिए 4 अंक की संख्या शुरू कहां से होती है ये सबसे पहले हम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो 4 अंक की संख्या जो हमारी है वो 1000 से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद 1001 होता है, फिर उसके बाद 1002 होता है। 5 अंक की हो गई भाई साहब, बताया करिए ना, एक मिनट। 1001, 1002 ऐसे करते करते आप चले जाएंगे तो ये हमारी खत्म कहां तक होगी? 9, 9, 9 और 9। ये 4 अंकों की लास्ट संख्या होती है। तो दोस्तों इसका ये एपी हमारा बना, लेकिन एपी में आप पूछा नंबर ऑफ टर्म, तो एपी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और एक इसका शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका इसका ये है कि लास्ट टर्म क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, n निकालने के लिए यहां पर होगा लास्ट टर्म यानी अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म हमारा क्या है? 9999 माइनस 1000 अपॉन कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 1। और यहां पर ध्यान रखिएगा +1 भी होता है, ठीक। तो यहां पर हमारा 9999 ये कर दिया, तो यहाँ 9998, तो यहाँ पर हमारा 8999 + 1, तो यानी ये हमारा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 9। तो 9000 इसका आंसर होगा। क्या होगा? 9000। एपी से भी कर सकते हैं, लेकिन एपी से थोड़ा लंबा हो जाएगा, नहीं tn = a + n - 1d, जो समांतर श्रेणी जानते हो वो बच्चे कर लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने का। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं और इसका ऑप्शन हमारा नंबर बी आ गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, पढ़िए, करिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखिए, फिर में हम कराते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई हमको 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है। इसका परिमाप ज्ञात करिए, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ये चीज हम लोग पहले देखें। तो जब समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई के लिए होता है समचतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई बराबर 1/2 क्या 1/2 √ क्या लिखा हुआ है उसके विकर्णों के। तो यानी कि प्रथम विकर्ण का होल स्क्वायर प्लस द्वितीय विकर्ण का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों यहां पर 1/2 प्रथम विकर्ण हमारा क्या है? प्रथम विकर्ण हमारा है 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 8 × 64, 6 × 36 यानी 100 आ गया। यानी कि 10 हमारा बाहर निकलेगा, यानी कि हमारा 5 जो होगा 5 सेंटीमीटर हमारी भुजा की लंबाई होगी। अब क्या कहा है हमसे? कहा है इसका परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? समचतुर्भुज का
परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो भुजा हमारा 5 है, 4 पंचे 20 यानी कि 20 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो मेरे दोस्तों 20 सेंटीमीटर इसका आंसर यानी कि डी वाला इसका ऑप्शन सही है। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया। अब 5वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पर आपके लगा हुआ है, जरा देखिए और करते रहिए और फिर हम लोग करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक हमारा जो है ये हमारा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है। तो मेरे दोस्तों इसमें क्या है कि यदि एक ऑपरेटर, ये सिंबल है ऑपरेटर का, प्लस का एक साथ ये चीज, ठीक है, यदि एक ऑपरेटर को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, जैसे कि यहां पर बताया है कि 4 और ये ऑपरेटर यूज किया और यहां पर 3 है, इसको इक्वल टू इन्होंने बताया है 4 + 5 + 6। उसके बाद इन्होंने दिया 5 ऑपरेटर 4 लिखा, तो यहां पर क्या है 5 + 6 + 7 + 8। उसके बाद 6 ऑपरेटर का यूज किया और यहां पर 5, यहां पर क्या लिखा है 6 7 8 और 9, 6 7 8 और 9, ठीक है मेरे दोस्तों। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमसे पूछा है n और ये 8, इसकी वैल्यू हमसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर 6 7 8 और 9 लिखा हुआ है, ठीक। तो अब यहां से आपने क्या देखा, आपने देखा कि जैसे यहां पर कहा, यहाँ तो दोस्तों यहां पर ये 4 लिखा हुआ, सॉरी ये हमारा क्या लिखा है 4 लिखा है। तो अब इससे हमको क्या दिमाग लग रहा है कि जैसे यहाँ ये 4 और ये ऑपरेटर 3 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हमको दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 1 2 3 टर्म लिखना और 4 से स्टार्ट करना है। तो 4 धन 5 धन 6 एक एक बढ़ाकर लिखना। ठीक इसी तरह मेरे दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है और ये 5 है, तो 5 धन 6 + 7 + 8। ठीक इसी तरह यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 धन 7 धन 8 धन 9। तो ठीक यहाँ पर क्या होगा n + 8 है, क्या है n + 8। तो इसको हम लिख सकते हैं n, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 8 बार लिखेंगे क्योंकि 4 बार लिखेंगे, प्लस n + 1 हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा, n + 3 हो जाएगा, n + 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n + 5 हो जाएगा, n + 6 हो जाएगा, n + 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया समझना के बाद। अब इसमें n कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 n हो गया, प्लस यहाँ पर 2 1 3 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 और यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो 8n + 28 है, 8n + 28, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो 12 का हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी ये जो हमारा है कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब हम लोग 6वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 6वां क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप देखिए और करते रहिए, फिर हम कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन हमारा क्या है आइए पढ़ लेते हैं। 6वां क्वेश्चन हमारा है कि 19,000 + 19 सैकड़ा + 19 इकाई किसके बराबर है। तो देखिए इस तरह के जब इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती हैं। वो संभावना क्या, 19,000 का मतलब 19 गुणे 1000 यानी कि 1 2 3, ये 19,000 हो गया। अब क्या कहा, धन 19 सैकड़ा, 19 सैकड़ा यानी कि 19 और फिर ये 100 लगा, 19 ये सैकड़ा हो गया। अब उसके बाद कह रहा 19 इकाई, 19 इकाई यानी 19 ही केवल होगी, 19 गुणे 1, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 1 से कर, तो इसको जब जोड़ लोगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 1 10 ये, तो 2919, 2919 कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये हमारा हुआ 6वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है।
यानी 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो इस तरह में 1/2 में कितने 1/8 होंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 1/2 में 8 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा 4 होंगे ऐसे जो 1/8 होंगे। यानी कि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ये 4 हो गए। तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1 धन 1 धन 1 धन 1/8 यानी कि 4/8 यानी कि 1/2। तो आया कि नहीं आया 1/2, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं इसका ऑप्शन 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है मेरे दोस्तों। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, मतलब लगा हुआ है, कहां पर लगा हुआ है, आपके स्क्रीन पर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। दोस्तों इस तरह के भी व्यवहारिक जीवन का ज्ञान से एक क्वेश्चन आपके सीटेट में आता है, इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको देखिएगा और गलत मत करिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, जल्दीबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं। जो पैसा हम देते हैं इसमें वापस वाला पूछता है और जल्दीबाजी में देने वाले का वो, क्योंकि वो भी ऑप्शन में होता है, टिक मार के आगे निकल जाते हैं। इसलिए बहुत ही सावधानी से करिएगा। तो देखिए एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए, एक पेंसिल का मूल्य कितना है 2.5 रुपए है, ठीक है मेरे दोस्तों, इतना रुपीस हमारा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1.5 दर्जन पेंसिल में कितने पेंसिल होंगे। देखो 1 दर्जन में हमारे होते हैं, 1 डोजन में हमारे होते हैं 12 पेंसिल होते हैं। तो 1.5 दर्जन में हमारे होंगे, 1.5 डोजन में हमारे होंगे 12 और 6 और 12 6 18 पेंसिल। तो 18 पेंसिलों का मूल्य कितना हो जाएगा 2.5 गुणे 18। तो 18 पंचे 90 होता है, 90 जीरो हाथ से लगा 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 कितना होगा 36 और 9 36 4 40 और 5 45 यानी 450 यानी कि 1 यानी 45 रुपए का आपको पेंसिल पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित ने 1.5 दर्जन पर पेंसिलें खरीदी और दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। भाई 45 रुपए, उसने 45 रुपए की पेंसिल खरीदी तो 100 रुपए दिया, 100 में से 45 घटा दो, कितना बचा 5 और 10 में से 4 गया, 10 में से क्यों 9 में से 4 गया 8 बचेगा, सॉरी 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 5 बचेगा, बताया करके ना 55 रुपए, यानी 55 रुपए जो है वो वापस करेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 9वां नंबर क्वेश्चन आपके वहां पर कहां पर लगा हुआ है, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। तो मेरे दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन क्या होता है कि हमारे दिमाग में वो बातें नहीं होती हैं, मतलब दिमाग से बातें कंफ्यूजन जैसे क्रिएट होती, तो उस कंफ्यूजन को यहाँ दूर कर लीजिएगा कि 2 शब्द यहाँ पर है, एक है परवर्ती और एक है पूर्ववर्ती, ठीक है। एक क्या है परवर्ती है और एक हमारी पूर्ववर्ती है। अब बात आता है कि परवर्ती और पूर्ववर्ती इन दोनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। परवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1000 है, 1000 का पर माने आगे की बात करें, 1000 का परवर्ती क्या होगा 1001। अब उसके बाद 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा 999, यानी एक कम। 1000 का परवर्ती पर मतलब बाद वाला 1001 और 1000 का पूर्व माने पहले तो 999। तो ये चीजें हैं। अब हम यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें निम्नलिखित में सही है, ऐसा प्रश्न हमारा। तो 1000 का पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती यानी 999 का पूर्ववर्ती यानी 998, हमारा 999 यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा
पूर्ववर्ती हमारा 999 हो जाएगा, ठीक है। का परवर्ती यानी 1000 की बात कर रहा है, तो यहां पर लिखा 1001 है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद अगला है कि 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती यानी 999 की बात किया। का परवर्ती 1002 है, का परवर्ती हमारा क्या होगा, 1000 ही होगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। दोनों सेम है क्या भाई साहब? हाँ, दोनों को मैं बोलता हूँ, इसमें बस 1001 और 1002, यानी ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो डी हमारा क्या है, 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, ठीक। अब उसका पूर्ववर्ती 1000, यानी पूर्ववर्ती 1000 का क्या हो जाएगा, 1001 का 1000 हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बस ध्यान रखिएगा कि परवर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती। फिर इस तरह ऑप्शन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत। अब आते हैं आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ। तो 10वां क्वेश्चन मेरे दोस्तों क्या है, 10वां क्वेश्चन एक पैटर्न पर आधारित है। वो पैटर्न क्या है आइए देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 1 × 1 इज इक्वल टू, हमको क्या दिया है, 1 दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, 11 × 11 क्या दिया है, 1 to 1 दिया हुआ है। उसके बाद में दोस्तों क्या दिया हुआ है, 1 1 1 × 1 1 1, ये हमको क्या दिया, 1 2 3 और 2 1, ठीक है। तो ऐसा हमारा एक पैटर्न है और इससे आधारित हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ये है कि 1 1 1 1 1 5 टाइम्स इंटू 1 1 1 1 1 5 टाइम्स। अब इसमें क्या होगा, तो आप लोगों की जो तर्क शक्ति है, इस तरह के प्रश्नों को तर्क शक्ति के द्वारा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 3 है तो 3 तक गए, फिर 1 तक आए। उसी तरह ये 5 है तो हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4 3 2 1। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग 11वें क्वेश्चन पे जाते हैं। और 11वां क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसको पहले रफ कर दिया जाए। और 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप ज्ञात करिए, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है कि यहां पर एक आकृति, आप देख सकते हैं कि आकृति किस तरह की है। आकृति हमारी कुछ इस तरह की है, ठीक। इस आकृति में हमारे कितने वर्ग हैं, टोटल हमारे 5 वर्ग। कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। और दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर, यानी 5 का 180 वर्ग मीटर है। तो 5 वर्गों का क्षेत्रफल, 5 वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 180/5, 180/5। तो 5 नहीं 15, और यहाँ बचेगा 15 में 3 यहाँ हो जाएगा, 5 6 30, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एक वर्ग का परिमाप होगा। पूछा क्या है, आकृति का परिमाप क्या है। आकृति का परिमाप यहाँ पर पूछा है। तो ये 36 है, कितना है, 36 है। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का ही स्क्वायर हमको 36 दिया है, यानी भुजा हमारा जो हो जाएगा, जो साइड हो जाएगा √36 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हमारा साइड का मतलब वर्ग का एक भुजा होगा। एक भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्या है दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। अब इसमें परिमाप पूछा है, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो मेरे दोस्तों कैसे निकालें, तो दोस्तों साइड कितना आया, साइड आया 6 सेंटीमीटर। अब हमको इसको परिमाप चाहिए।
तो दोस्तों इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम एक और बढ़िया तरीका बताते हैं। वो तरीका क्या है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या है 12 है, 12 साइड है और प्रत्येक साइड 6 सेंटीमीटर का होगा। और आप जानते हैं कि परिमाप होता क्या है, परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर परिमाप, इस आकृति का जो परिमाप होगा, परिमाप वो क्या हमारा होगा, वो हमारा होगा 6 × 12 इक्वल टू 12 पंचे 60, 12 छंग 72, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका परिमाप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही है। मेरे दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई, नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर बाद में बताया जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगने वाला है। तब तक आप क्या करिए, पानी पी लीजिए कि नहीं पिएंगे। चलिए लगने वाला है और ये लग गया, अब आप तब तक लगाते रहिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है क्या, पहले पढ़ तो लिया जाए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि निम्न में से कौन सही नहीं है। अब कौन सही नहीं है, ऐसे प्रश्न भी सीटेट में एक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसमें हर एक ऑप्शन को हमको चेक करना है और जो ऑप्शन हमारा सही निकल जाए वही आंसर सही है। यानी कहा सही नहीं है, ध्यान में रखिएगा, हम लोग क्या हैं, हम लोग इंडियन हैं, सही है जो नहीं है वही हम मार देंगे। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, सही नहीं है ये देखिएगा। 1 पैसे में, पहला क्वेश्चन क्या है, 1 पैसे में, 1 पैसे इक्वल टू 0.01 रुपीस, ये सही है कि गलत, ये बताइए। तो अब इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं पता है, 100 पैसे होते हैं, बचपन से ही पढ़ाया गया है। तो इसका मतलब 1 पैसे में हमारा 1/100 होगा रुपया, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 0.01, वही लिखा हुआ, यानी ये सही है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसको रफ कर दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 और आधा दर्जन इक्वल टू 18। तो 1 दर्जन में कितना होता है, 1 दर्जन में हमारा होता है 12 और आधा दर्जन और 1/2 और दर्जन, तो 12 + 6 = 18, ये भी सही है हमारा, यानी ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, इसका हमने वीडियो बनाया है, नहीं आता तो आप जाइए लिखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स बाय ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा, तो आपको वहां से मिल जाएगा, सीखिए। और इससे एक क्वेश्चन जरूर इस वीडियो से आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा। और नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में कॉम्पिटिटिव मैथ में जाइए, वहां पर वीडियो है, लास्ट में आखिरी वीडियो है ये। उसके बाद 1 मिलीमीटर बराबर क्या लिखा, 1 मिलीमीटर बराबर हमको दिया है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, हम यहाँ वहां पर बताए हैं क्या, मिली सेंटी डेसीमीटर। ठीक है, और अगर हम नीचे आते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर जाते हैं तो 10 से डिवाइड होता है, ऐसा हमने बताया था कि बताया था। अब 1 मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, तो एक ही ऊपर जा रहे हैं, यानी एक बार डिवाइड करेंगे, यानी ये भी सही है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो अब पक्का एक डी वाला ही होगा, लेकिन तब भी चेक करना हमारा काम है। तो अगला हम देखते हैं कि डी हमारा क्या है, 3 लीटर और 30 मिलीलीटर, 3 लीटर और 30 मिलीलीटर इज इक्वल टू 330 मिलीलीटर। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं ये वैसे ही गलत ही है, लेकिन तब भी चेक कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3 लीटर में हमारा 3000 मिलीलीटर होगा, और ये 330 ही लिखा, तो अब ये वाली बात हमारी गलत है, यानी यही वाली ऑप्शन हमारा सही है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा सही रखेंगे, डी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी हमारा सही है मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसको करते रहिए और फिर हम पढ़ते हैं और उसको सॉल्व कराते हैं। ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है।
तो आराम से अभी बैठिए, अभी और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे होने वाले हैं और इनसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपके सीटेट जो 33 तारीख को होने वाला उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्सों से पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 30 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्सों की न्यूनतम संख्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या है कि कह रहा 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे में, यानी एक वर्ग माने जानते हैं जिसके सभी भुजा बराबर हो, जिस चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है उसे वर्ग बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक वर्गाकार कमरा है, ठीक है। इस कमरे की लंबाई क्या है, 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। लंबाई अगर 10 मीटर है तो चौड़ाई भी हमारी क्या होगी, 10 मीटर होगी, ठीक है, क्योंकि वर्गाकार की सभी हमारा क्या होता है वो। अब इसके अंदर हमको टाइल्स को लगाना है, क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो ये मान लीजिए हमारी एक टाइल्स है, तो इसी तरह की कितनी टाइल्स लगाएं कि कमरा पूरी तरह क्या हो जाए, इसमें टाइल्स लग जाए, ठीक। तो एक टाइल्स की जो लंबाई है, टाइल्स भी हमारा क्या है, वर्गाकार ही है, इस वजह से एक टाइल्स की लंबाई हमारी 50 सेंटीमीटर है। कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा क्या होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो अब इसके बाद हम लोगों को करना क्या, देखिए इसमें क्या होगा, इस तरह के जब आए तो टाइल्सों की संख्या बराबर, टाइल्सों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल यानी पूरा जो क्षेत्रफल है, ये पूरे कमरे जो कमरे का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल डिवाइडेड बाई एक टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है मेरे दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है, वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर 10 मीटर है। ध्यान दीजिए कि ये ऊपर सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो हमें इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 10 इंटू 10 लिख दीजिए, एक 10 में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में 10 गुणे 100 होंगे, यानी 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह 50 गुणे 50 कर दीजिए, 50 गुणे 50, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से हमारा 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 5 करना 5, 5 दूनी 10, ये 0 आ गया, 5 चौको हमारा 20 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी हो गया, तो यहाँ से कट गया, यानी 400 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। ये बातें समझ में आ गई होंगी मेरे दोस्तों, नहीं आई तो मेहनत कीजिए, फिर से पॉज कीजिए वीडियो, पीछे जाइए, समझिए, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और इस टाइप के भी क्वेश्चन सीटेट पे आते हैं, ज्यादा परेशान मत होइए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा कि सब पढ़ा है हमारा, इसलिए चिंता मत करिए, मेहनत करते रहिए, ईश्वर आपको सफलता जरूर दिलाएगा। ऐसी हम भी कामना कर रहे हैं और आप भी कामना करते रहिए अपने ऊपर। चलिए मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्या है, किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM 02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए बिल्कुल ना घबराएं, क्या करें, अपने दिमाग को शांत करें, कॉपी पेन रखें, चाय पिए और सो जाए। समय आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी जल्दी हुआ, 5 मिनट का टाइम। ये PM है भाई साहब, AM नहीं भाई, तो हम क्या बड़ा हो गया। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए और घंटों मिनटों की संख्या हो तो बिल्कुल घबराइए मत। यहाँ से अगर आप बेसिक दिमाग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बेसिक दिमाग जानते हैं अपने दिमाग से, 6:14 से हम लोग 6:14 PM तक 12 घंटे हो गए, यानी सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। 6:14 PM तक आप किसी का इंतजार किए, यानी 12 घंटे आपने इंतजार किया। अब 6:14 PM से हमको 8 जाना है, 8:02।
तो पहले इसका मिनट वाला हिसाब किताब कर लो। 7 कब बजेगा? जब 60 मिनट हो जाएगा। 14 मिनट हो गया, यानी कितना मिनट बचा? बोलिए कितना मिनट बचा? 15। 1 मिनट इधर आ जाएगा और 60 में से 15 गया 45 हो, यानी 46 मिनट यहाँ से भी बाकी है। 46 मिनट ये बाकी है। 7 हो गया, ठीक है, दिमाग में रखिएगा 12 घंटा हो चुका, 46 मिनट ये है। अब बच गया 7। 7 से 8 1 घंटा और, यानी कि इसमें 1 घंटा और जुड़ गया और 2 मिनट ये है, तो 2 मिनट इसमें और जोड़ लो, यानी कि ये हमारा हो गया 48 मिनट। यानी कि 12 में 1 जोड़ो, 13 घंटे 48 मिनट का समय इनके बीच में है। यानी आप किसी का इंतजार कर रहे हैं किसी स्टेशन में, तो कितने घंटे इंतजार किए उसका? 13 घंटा 48 मिनट। ऐसे लोगों के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आपका सीटेट का एग्जाम देना है, 13 घंटा 48 मिनट बर्बाद करेंगे तो कैसे पेपर देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। हमारे बच्चों क्या है? सी सही है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है, जो 15वां नंबर क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। वो भी आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है आइए देखते हैं अभी। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, क्या है कि 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह की भी आती है 3:30 बजे, ठीक है। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो मेरे दोस्तों पहले हम एक समकोण में कितनी डिग्री होगी ये हम देख लेते हैं। तो आप जानते हैं एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो 3 समकोण में कितने डिग्री होंगे? 3 गुणे 90 यानी कि 270 डिग्री। अब आधे समकोण में कितने होगा? तो 1/2 गुणे 90 बराबर 45 डिग्री। तो 270 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, दोनों को जोड़ डालो। 270 और 45 यहाँ जोड़ लिए, 5 हो गया, 7 3 10 11, यानी 315 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी वाला इसका सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। अब आपको 9 की सेहत भी करा दे जाते जाते। कौन सा नंबर ये क्वेश्चन है पता है? ये 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अभी 16 के बाद 4 क्वेश्चन और बचे, 20 क्वेश्चन हमको देना है। तो इसमें क्या है कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में, एक ही स्थान से, एक ही समय पर चलते हैं, ठीक है। 3.5 घंटे पश्चात इनके बीच की दूरी क्या होगी? बहुत बढ़िया प्रश्न, कुछ समझ में आया? फिर से पढ़ दिया जाए, चलिए पढ़ देते हैं। क्या है? एक नदी है, तो ये नदी है, ठीक। अब क्या कह रहा है? एक नदी में एक नाव की चाल, ये एक नाव है, ठीक है। नाव में कौन है? हम और तुम, ठीक है। चलिए आइए, यहां पर क्या है? नाव है, नाव की चाल है, नाव चल रही है कैसे? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ऐसे चल रही मान लो इस डायरेक्शन में। और एक दूसरी नाव चल रही है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों नाव एक ही दिशा में चल रही है। मान लो एक नाव और है, वो नाव मान लो ये है, वो चल रही है हमारी 23 किलोमीटर प्रति घंटा से और एक ही दिशा में चल रही है। तो हम मान लेते दोनों इसी डायरेक्शन चल रही है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों नाव एक ही दिशा में, एक ही स्थान, यानी स्थान भी सेम है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसको उठा के हम लोग नदी को थोड़ा और बड़ा कर दें, जिससे दोनों नाव आ जाए। नदी हमारे हिसाब से चलेगी ना। तो ये हमारा ये नदी आ गया, यहाँ पर ये दूसरी नाव है, मान लीजिए इस नाव का 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब इसके बाद फिर से पढ़िए, नदी में एक नाव एक ही की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में, दिशा भी सेम है, एक ही स्थान से, स्थान भी सेम है,
एक ही समय पर चलती है, 3.5 घंटे पश्चात उनकी बीच की दूरी क्या होगी? कैसे होगा? 3.5 घंटे पश्चात उनकी दूरी क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों 3.5 घंटे में इसने जितना चला, 3.5 घंटे में इसने जितना चला, दोनों का निकाल लो दूरी, और दूरी निकालने के बाद जो ज्यादा दूरी होगा उसको कम से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे भी ज्यादा दूरी यही चलेगा क्योंकि ये 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, और जिसकी चाल ज्यादा होगी उसका दूरी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते ए है, बी है, तो ए द्वारा चली गई दूरी, ए द्वारा चली गई दूरी अब कितने घंटे में का? कितने घंटे में? 3.5 घंटे में। तो 3.5 का घंटे का मतलब है कि यहां पर हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6, एक 7/2 घंटे। ठीक है, ऐसे इसको रखें। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो मेरे दोस्तों, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर दूरी कहा है, तो दूरी बराबर हमारा होगा चाल गुणे समय। तो ए के लिए क्या होगा? चाल 20 है, समय हमारा 7/2 घंटे लग रहा है, ये कट गया, यानी कि 14 किलोमीटर इन्होंने चला, ये भाई साहब। अब बी द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? 23 गुणे 7/2, ये हो गया। अब मेरे दोस्तों क्या हुआ? यहां पर हमारा देखिए, यहां पर 7 हम क्या होगा? 70 होगा, 14 नहीं होगा। आप लोग भी देखा करिए ना, ऐसे थोड़ी होता है कि सब हम ही करेंगे। ठीक है, तो 70 किलोमीटर हो जाएगा। यहां से हम लोग करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहां पर क्या होगा? 2 से काट दो, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 एक अन्नम 2 होता है। दशमलव लगाइए, 1 और 0, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर हमारा 11.5 इंटू 7 होगा, और 11.5 इंटू 7 से करेंगे तो 7 बचे 35, हासिल लगा 3, 7 1 7 3 10, 0 हासिल लगा 1, 7 1 7 1 8, कितना आया? 80.5 किलोमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये जो बंदा है और ये जो बंदी है, बंदी धीमे रहती है हमेशा, लड़की हमारी भी छोरी छोरों से कम नहीं ना। 80.5 और यहाँ पर से 70 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ 5 आएगा, यानी 10.5 किलोमीटर हमारा जो होगा, उतना इन दोनों के बीच की दूरियां होंगी 3.5 किलोमीटर, और 3.5 घंटे बाद 3.5 घंटे बाद कितना होगा? 10.5 किलोमीटर, यानी कि इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो ये हमारा था 16वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 17वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्या है नहीं पता, आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, करते रहिए, कराते हैं फिर हम। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है कि -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 प्लस डैश डैश डैश, और ये प्रोसेस 1000 तक जा रहा है। तो इसका मान क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मेरे दोस्तों, अगर हम 2-2 का पेयर लेते, जैसे इनको 2-2 का लेते, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा? +1 बचेगा। इसमें 2 का ले रहे हैं तो +1 बच रहा है, इसमें 2 का ले रहे हैं तो +1 बच रहा है, इसी तरह इसका 2 का लेंगे +1 बचेगा, और ये प्रोसेस हमारा 500 टाइम्स चलेगा। 1000 का आधा क्या? 500, तो 500 टाइम चलेगा, यानी कि इसका आंसर हमारा 500 हो जाएगा। एक जोड़ते जाएंगे तो कितने टाइम्स आएगा? 1000 है, और 2-2 के पेयर में एक ही हमको जोड़ने में मिल रहा है, तो इस तरह से हमारा 500 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। चलिए दोस्तों, 18वें नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए देखते हैं
और कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको वो भी बताइएगा, अच्छे हैं कि नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप हमारा, और अच्छे होंगे तो अच्छे तो होंगे ही, और हम करा रहे हैं तो बेकार हो ही नहीं सकते। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं कि 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, यानी 6 घंटों में सेकंडों की संख्या किसके मिनटों के बराबर है। तो 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होगी, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो 6 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। यानी कि 6 घंटे में 60 × 60 यानी कि इतने हमारे सेकंड होंगे, 6 घंटे में इतने हमारे सेकंड होंगे। तो एक दिन में, इसमें कहा 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है। तो जो हमारा ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा 10 दिन के, इसके मिनटों की संख्या के बराबर होंगे। दूसरा हमारा ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन लिखा हुआ है 12 दिन, ये ए है। सी हमारा लिखा हुआ है 15 दिन, और डी हमारा लिखा हुआ है कितना, 16 दिन। ठीक है, अब इनमें से कौन सा हमारा सही है ये हमको बताना। तो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या इतनी होगी, तो एक दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी, एक दिन में मिनट की संख्या बताइए, एक दिनों में मिनट की संख्या कितनी होगी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 24 घंटे में इतने मिनट होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो इसमें दिन क्या होंगे, जो हमारे दिन होंगे, दिन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दिन बराबर हमारा हो जाएगा कि ये हमारा सेकंड है, तो 6 × 60 अपॉन 24, एक दिन में जितने होंगे, यहाँ 60 से हमारा 60 कर गया, 6 दिन 12, 6 दिख रहा है, 6 24, 6 चौको 24, यहाँ से काटेंगे तो 4 × 4, 4 पंचे 20, यानी कि 15 दिन, 15 दिन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। कौन सा सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। अब मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पर लगा हुआ है, आप उसको देखिए, करते रहिए, फिर हम कराते हैं। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, और आराम से लगा के जाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके पेपर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले ₹2.5 प्रति केला के दर से 3.5 किलो सेब 57 यानी 57.6 प्रति किलो की दर से 1.5 किलो आम ₹75.40 मतलब 75.40 प्रति किलो की दर से, और 750 ग्राम अंगूर ₹120 प्रति किलो की दर से खरीदे। यदि उसने फल विक्रेता को 500 रुपए की नोट दिया तो उसे उस विक्रेता से वापस मिलेगा, मतलब कितना रुपए जो दुकानदार है वो वापस करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने कई बार आपको करवा भी चुके इस तरह के क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर लगा के जाइएगा और गलत मत करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, फल की दुकान पे चलते हैं और खरीदते हैं। क्या किया उसने, हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले खरीदे 2.5 प्रति केला के, यानी एक केले का दाम ₹2.5 है, तो उसने 1.5 दर्जन मतलब 18 केले खरीदे। अभी हमने किया था, तो 18 केले का रेट क्या हो जाएगा, 18 केले का रेट होगा 18 × 2.5, यानी कि ₹2.5 का एक केला हुआ, तो 18 पंचे 90 होता है, 90 की 0 हासिल लगा 1 2, 18 दूनी 36 और 36 और 9 36 4 40 और 5 45, यानी कि ₹45 का केवल हमारे केले हुए, केवल ₹45, ज्यादा नहीं खर्चा हुआ। आगे चलते,
अब उसके बाद क्या था, 3.5 किलो सेब खरीदा और 57.60 प्रति किलो के दर से खरीदा। ठीक है, 3.5 किलो सेब खरीदा है, तो 3.5 यानी कि 3.5 किलो सेब। ठीक है, 1 किलो का दाम यानी कि यहाँ पर 3 दूनी 6 7 7/2, इसका मतलब हुआ कि 57.60। इसको काट दिए तो हमारा आ गया कितना, हमारा आ गया 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4, 1 7 हुआ, 8 16 होगा, और दशमलव लगाएंगे 1 6 और 2 8 16, इतना हो गया। यानी कि 28 को इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 7 56 की 6 हासिल लगा 5, 8 7 56 और 56 4 60 1 61 की 1 हासिल लगा 6, और उसके बाद 7 2 14 और 14 और 6 20, यानी कि 201 रुपए, 201.6 रुपए जो है उसने सेब में खर्च कर दिया। क्या जरूरत थी खरीदने की। ठीक है, चलिए खरीद लिया तो अब क्या हम कुछ बोल सकते हैं उसका पैसा। अब आगे चलते हैं। अब उसने क्या किया, दर से 1.5 किलो आम, उसने 1.5 दर्जन केले ₹2.5 प्रति किलो की दर से, 3.5 किलो सेब 57.6 प्रति किलो की दर से, 1.5 किलो आम खरीदा, 1.5 किलो भाई साहब 75.40। चलिए आम भी खरीद लेते हैं। कितना किलो खरीदा, 1.5 किलो। 1.5 का मतलब होता है 1.5 किलो खरीदा यार, क्या क्वेश्चन लिखा, 1.5 किलो। अच्छा 1.5 किलो, 1.5 नहीं, 1.5 किलो का मतलब है कि 1/2, यानी कि ये हमारा हुआ कितना, 3/2। ये हमारा खरीदा, क्या खरीदा था, आम। और 1 किलो आम का रेट कितना है, 1 किलो आम का रेट है 75.4। हम तो होते खरीदवे न देते। ये हो गया भाई साहब। अब यहाँ से हमारा आया, तो यहाँ पर हमारा 2 3 6 1 5 हुआ 15, यानी 2 7 14, 1 4 और 2 7 14, इतना आया। यानी कि 37.7 को 3 से मल्टीप्लाई के, 7 3 21 हासिल लगा 2, 7 21 22 23 की 3 हासिल लगा 2, 3 3 9 9 2 11, यानी कि 113.1 रुपए का उसने आम खरीद लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत, दुकानदार भी एग्जैक्ट मूल्य नहीं लगा रहा भाई साहब, चलो कोई बात नहीं। अब क्या, अभी अंगूर भी खरीदेगा। अच्छा, 750 ग्राम अंगूर ₹120 प्रति किलो की दर से खरीदा, 750 ग्राम। अब यहां से देखिए आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। 750 ग्राम है अंगूर, क्या है, ग्राम अंगूर है हमारे पास, क्या है, अंगूर। ठीक है, इसका रेट क्या है, इसका रेट है हमारा 120 रुपए प्रति किलो। 120 रुपए अगर 1 किलो खरीदता, इसने 1 किलो तो खरीदा नहीं, इसने 750 ग्राम, सीधे सीधे नहीं खरीदती ना। अब लड़का है कि लड़की पता नहीं, हारून लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। तो अब इसको अगर 1000, यहां से देखिए, मतलब 1 किलो का रेट हमको दिया है 120, यानी कि 1000 ग्राम का हमको दिया 120, तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, 120/1000। ठीक है, तो यहां पर हमारा 750 का क्या होगा, 120/1000 गुणे 750। तो यही हमने डायरेक्ट लिख दिया था। ये सब चीजें आगे आपको दिमाग में डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 5 से काटे 5 1 5, 5 5 25, 25 15 आ गया, 15 बजे 15 छक्के 90 रुपए का भाई साहब, 90 रुपए का उसने अंगूर खरीदा। और कुछ खरीदे हो, नहीं खरीदे, अब कुछ नहीं खरीदा। अब वो 500 रुपया दिया, अब उसको कह रहा है दुकानदार कितना वापस करेगा, तो भैया पहले जोड़ ले। चले, अब सब्जी के भी दुकान खरीदो, खोलो। कितना हुआ, 45 रुपए का इसका हुआ केला, 200, ये चीज ध्यान रखिएगा, 20 इधर मत करिएगा। 201.6 रुपए का इसका सेब हो गया, 113.1 रुपए का इसका आम हो गया, 90 रुपए का इसका हुआ अंगूर। तो ये हमारा किए थे, हमारा आया 7, 5 1 6 3 9 हासिल कुछ नहीं लगेगा, और 9 1 10 4 14 हासिल कुछ भी
लगेगा 1 2 1 3 1 4, यानी 449.7 इतना रुपए का वो सामान खरीद लिया। तो अब 500 रुपए की नोट उसने दिया, तो 449.7 रुपए का सामान खरीदा, तो ये हो गया, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, यानी 50.3 ये हमारा मेरे दोस्तों कौन सा आंसर है, डी वाला इसका ऑप्शन सही है। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आज क्या है, आइए देखते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। चलिए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको वो प्रश्न अच्छा लगेगा, और फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। आगे क्या करना ये भी बात करेंगे, इसलिए अभी जाइए मत, अंतिम क्वेश्चंस को करके तब जाइएगा, और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ उठाने के लिए कहिए अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, सेब वो खरीदवाइए दोस्त को भी और हमको भिजवा दीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्या मेरे दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 10,000, वो स्क्रीन पर लगा हुआ क्वेश्चन क्या है, 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 इकाई बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो बिल्कुल मत घबराइए। क्या कह रहा है, 10,000 यानी कि इसको 1000 इसको लिख दीजिए। उसके बाद क्या है 10,100 यानी कि 10 गुणे 100 कर लीजिए। उसके बाद हमारा क्या है 10 दहाई यानी कि 10 गुणे 10 कर दीजिए। अब इसको जोड़ डालिए, जो होगा उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर 1 3 0 ये है। उसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 0 1 लिख गया, यहाँ पर हमारा 2 0 आ जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, यहाँ 0 0 1 1 1 यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो मेरे दोस्तों ये 20 क्वेश्चन आपके सामने हमने लाया, और ये सब क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, तो आप इन सब क्वेश्चनों को लगाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जिन भी दोस्तों को आपको इन सब क्वेश्चनों की आवश्यकता हो उनको भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम वहीं पर देते हैं। और कोई दिक्कत होगी तो वहीं पर आप बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।